हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और सेशन और आज का विषय है कि संबंधों को और बेहतर कैसे करें। आपके जीवन में जो भी संबंध आपके हैं, आपके परिवार के साथ हैं, आपके प्यार के साथ हैं, आपके मित्रों के साथ हैं, इनको और बेहतर आप कैसे बना सकते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ कप्स पाइल नंबर 2 और नाइट ऑफ कप्स पाइल नंबर 3। तो कप्स हाउस के ये 3 रॉयल कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, एक फील देता हो, अट्रैक्शन देता हो, उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने किंग ऑफ कप्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में किंग ऑफ कप्स की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने जीवन में संबंधों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आज की रीडिंग में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं लिया है, ये हर तरह के रिलेशनशिप पर रीडिंग एप्लीकेबल हो सकती है। अगर आप भाई बहन के रिलेशन के बारे में समझना चाहते हैं, प्रेमी प्रेमिका समझना चाहते हैं, पति पत्नी समझना चाहते हैं, परिवार में माता पिता पुत्र इत्यादि, तो उस पर भी ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, आज की रीडिंग के लिए पाइल नंबर 1 पहला कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। 5th नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक से आ चुके हैं। देखिए, संबंधों के बारे में आज की हमारी रीडिंग है, इनको और बेहतर कैसे करें। संबंध आपको तकलीफ दे देते हैं, संबंध आपको इस तरह की सिचुएशन में लगातार अक्सर डाल देते हैं जहां आपको मल्टीपल बार ऐसा लगता है कि यार ये मेरी साइड से ही चलाया जा रहा है, उधर से तो चल नहीं रहा, ठीक से ढंग से नहीं चल रहा। मतलब ऐसा नहीं कि उधर से एकदम हट गया, लेकिन उधर से ढंग से नहीं चल रहा और आपको बहुत एफर्ट भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ जो सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है, जिस भी संबंध के बारे में आप सोच रहे हैं और सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बारे में ही है। एक्चुअली में आपका सोचना गलत नहीं है, ये आपकी साइड से ज़्यादा चल रहा है, उनकी साइड से, चूँकि आपकी साइड से लगा है तो उधर से भी लगा ही हुआ है। अब इसमें थोड़ा हम और पीछे जाते हैं। आपकी अपने इमोशंस, आपकी अपना सोचने का तरीका, नज़रिया, आपके विचार, आपका विज़न, इन चीज़ों ने आपकी पर्सनालिटी को जिस तरह से डेवलप और डिज़ाइन कर दिया, उसकी वजह से आपका ये इमोशनल फैक्टर सामने आ गया है। संबंधों में या उस स्पेसिफिक संबंध में कड़वाहट आने की पॉसिबिलिटी भी पिछले कुछ समय में कई बार दिखाई दे रही है कि जो पास्ट में बीत चुका है, लेकिन वर्तमान में ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप इस संबंध में सिचुएशन को अपने ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी समझ लें या बोझ समझ लें को मानकर चल रहे हैं जहां आपको लग रहा है यार कि मुझे यहां पर चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, या मुझे भी थोड़ा सामने वाले को कॉपी करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि भाई जैसा उधर से बिहेवियर हो रहा है मुझे भी वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए। ये जो रीडिंग है ये किसी भी संबंध के लिए है, तो ये स्पेसिफिक नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर एक और बात जो स्पेसिफिक आ रही है वो ये आ रही है कि प्यार के संबंधों में, लव रिलेशनशिप्स, अब लव रिलेशनशिप्स में सिर्फ लवर्स यानी प्रेमी प्रेमिका और जीवन साथी ही हैं।
प्यार के संबंधों में आपकी ओर से किए गए एफर्ट्स का दूसरी ओर से वो रिस्पेक्ट जब नहीं आती है तब ज़्यादा दुख हो जाता है कि मैं अपने जीवन साथी के लिए या अपने लवर के लिए इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उधर से रिस्पॉन्स रेट वो नहीं है। प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है कि रिस्पॉन्स रेट वो नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है कि उधर से चीज़ों को उतना अंडरस्टैंड किया नहीं जा रहा, ऐसा शो हो रहा है। तो ये एक समस्या जो बड़ी आपके सामने है। अब यहाँ पर जो नकारात्मकता तो काफ़ी सारी बता दी, इसमें सकारात्मकता भी सुन लें। अच्छी बात यह है कि आपके संबंधी, ठीक है, अभी ये मैं जब बोल रहा हूँ ना, ये सभी के लिए है, हर रिलेशन के लिए, आपके संबंधी की तरफ से आपके लिए कोई भी निगेटिविटी मन में ऐसी नहीं है कि उन्हें यह संबंध तोड़ना या छोड़ना हो, पहली बात। दूसरा, इस रिलेशनशिप में सिक्योरिटी का इशू मैटर नहीं कर रहा, यानी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इनसिक्योर हैं, ठीक। तीसरी चीज़ कि कभी कभी, अब यहाँ सजेशन आ रहा है, कभी कभी आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब उनकी तरफ से आपके लिए चीज़ों को किया जाए तो आप उसे एक मैच्योरिटी के साथ में समझने की कोशिश करें। इसको आसान भाषा में कहें तो जीवन में हर चीज़ लेन देन पर ही चल रही है। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बदले में हमें भी उनसे बहुत कुछ चाहिए, सभी को चाहिए, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे कुछ नहीं चाहिए। तपस्या करने वाले को भी कुछ चाहिए, लोग तपश्चर्या करने चले जाते थे पहले, अभी भी कुछ लोग चले जाते हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए। हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो बदले में कुछ की उम्मीद भी रखते हैं। माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं तो बच्चों से उम्मीद रखते हैं, बच्चे माता पिता से उम्मीद रखते हैं, जीवन साथी एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, जीवन ही गिव एंड टेक रिलेशनशिप का नाम है। लेकिन बुरा तब लगता है जब गिव गिव हो रहा हो और टेक टेक ना हो रहा हो, दे रहे हैं, पापा नहीं रहे हैं, ठीक, मिल कुछ नहीं रहा, दिया ही जा रहा। तो ये कहता है कि आपके जीवन में जब कुछ मिलने के घटनाक्रम आवें, जब आपको भी कुछ प्राप्ति हो अपने संबंधों में दूसरी साइड से, तो उन्हें इस चीज़ को जताएं। देखिए क्या है यहाँ मामला, समझें, ये मोमेंट का मामला है। जैसे सपोज करिए कि हम एक रिलेशन को एग्जाम्पल में लेते हैं और एग्जाम्पल में हम बहुत क्रिटिकल रिलेशनशिप को लेते हैं, ठीक है, जैसे माता और पुत्र का। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा प्यारा रिलेशनशिप है, ये बहुत क्रिटिकल रिलेशनशिप भी है, माता का और संतान का, पुत्र भी छोड़िए संतान का, क्योंकि हमारी मान्यता कहती है कि माता का प्यार निस्वार्थ है और संतान का निस्वार्थ होना चाहिए। ये तो मान्यता है, ठीक है, मैं भी इस पर एग्री हूँ, बिल्कुल असहमत नहीं आपके साथ। लेकिन यहाँ ये कहता है कि इसमें भी गिव और टेक है। जब माता से आपको कुछ प्राप्ति हो तो उस प्राप्ति को वजन दीजिए, भार दीजिए, थैंक यू बोलिए, उसके लिए कृतज्ञता दिखाइए। माता से आपको जो मिल रहा है उसके लिए एक ऐसा थैंकफुलनेस आपकी ओर से होना चाहिए जो वजन क्रिएट कर दे, भार बना दे, सिचुएशन को भारी कर दे, ठीक है। गुणगान करें अपनी माता का, दो लोगों से बताएं, परिवार में गुणगान करें, स्वयं भी माता के गुण गाएं, इसको करिए। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जब हम अब माता का मामला हटा दिया है, अब किसी भी रिलेशनशिप में जब हम उनका गुणगान करते हैं, वाहवाही कर देते हैं, थोड़ी तारीफ कर देते हैं, तो सामने वाला थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाता है या आ जाती है। उस तारीफ को मेंटेन करने का जो उनके ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर बहुत ज़रूरी है। आपकी मम्मी ने आपके लिए कोई नई सब्जी बनाई, कोई नई डिश बनाई और आप तारीफ़ कर दीजिए कि अरे वाह मम्मी क्या गजब का है, तो मम्मी को लगता है कि ये मुझे फिर से बनाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी मम्मियाँ अक्सर करती हैं, बची हुई 2 सब्जी को मिक्स कर देती हैं और मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डालती हैं, नमक डालती हैं और उसको गर्म कर देती हैं बढ़िया सा। और पता नहीं उनके हाथ का जादू है या वो मिक्स करने का जादू है या नमक का जादू है, मैं तो हाथ का ही मानता हूँ कि मम्मी के हाथ का जादू है, वो अलग ही स्वाद आ जाता है। और उसकी अगर तारीफ़ कर दी जाए तो मम्मी के मन से, माँ के मन से ज़्यादा प्रेशर में फिर कोई नहीं रहता, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता कि अगली बार ये बनेगा कैसे, क्योंकि 2 तो मिक्स करके गर्म कर दिया था, बस कुछ ज़्यादा तो किया नहीं। सिर्फ उदाहरण था। आप जिसको प्यार करते हैं
आपका अपना समर्पण जिसके प्रति है, इस चीज से आसानी से समझेंगे। आपका अपना समर्पण जिसके प्रति है, वो यदि आपके इस समर्पण की अधिक मात्रा में कद्र करे तो आप प्रेशर में आ जाएंगे कि अपनी साइड से चीजें मेंटेन रहे, तो उनकी साइड से चीजें मेंटेन होने का प्रेशर उन पे पड़ जाएगा। ये आपको करना है। और यहां पर अगर आपको कहीं लगे कि ये मामला थोड़ा लेन देन जैसा दिख रहा है, गिव एंड टेक, ठीक है, भले वो प्यार देना लेना है, भले वो केयर का देना लेना है, वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। आज के ओरेकल डेक लेते हैं और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं कि संबंधों को और बेहतर आप कैसे करेंगे। क्योंकि हमारा आज का जो रीडिंग है ये सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आपको अपने संबंधों में क्या करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए जिससे ये और बेहतरी की ओर चला जाए और अच्छाई की ओर चला जाए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है प्रत्याहार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है प्राणायाम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नियम। फोर्थ पोजीशन पर माता छिन्नमस्ता। और अंतिम कार्ड आपके लिए है विशुद्ध। बड़ी गजब की बात। देखिए, कई बार संबंधों में हम कुछ भी नहीं चाहते। आप कहेंगे ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें हमारे संबंधों में बस प्यार चाहिए, एक अपनापन चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं जिस लेन देन की बात कर रहा था वो पैसों का मामला नहीं है, किसी प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, वो प्यार का ही मामला है। प्यार आपने दिया, बदले में आपको प्यार मिला, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आपके संबंधी ने आपको प्यार दिया, बदले में आपने उसे प्यार दिया, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आपके मित्र ने आपकी केयर करी, आपने अपने मित्र, अपने सखा की केयर करी, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपका मित्र लगातार करता रहे, आप ना करें, आपका मित्र रोज आपको एक टॉफ़ी खिलाए, रोज एक टॉफ़ी कितने की आती है? बहुत सस्ती, सबसे सस्ती चीज़ होती है शायद वो। एक टॉफ़ी रोज आपको दे नियमतः, और आप उसे कुछ भी ना दें, यकीन मानिए महीने भर में आपकी दोस्ती टूट जाएगी। करके देख लीजिएगा। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट कर देगी कि यार मुझे ही टॉफ़ी देनी है, कर्जा खाया क्या मैंने इसका? उसका दिमाग में ये अपने आप चला जाएगा कि उधार हैं क्या हम इसके, हम क्यों एक टॉफ़ी रोज इसको दें, इसे नहीं देना यार 1 रुपए की टॉफ़ी हमको। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। गिव एंड टेक बराबर चलना चाहिए। इसीलिए पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग थे वो कहते थे दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, है ना। आजकल उसको क्या बोलते हैं? डिच करना। 4-6 दोस्त मिलकर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद डिच करते हैं, सब बराबर बराबर बांट देते हैं। वो दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, लेकिन एक पर प्रेशर टूटेगी। प्रत्याहार का कार्ड ये कहता है कि आप अपने संबंधों में खुद क्या चाहते हैं, पहले ये पता कर लीजिए। आपको नहीं पता मुझे अपने जीवन साथी से क्या चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपके जीवन साथी को क्या खाक पता चलेगा कि इसको क्या चाहिए? क्योंकि फिर तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या, मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे सिर्फ प्यार चाहिए तो ठीक, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए तो ठीक, मुझे इसका साथ चाहिए। कई बार किसी को साथ नहीं चाहिए, बात चाहिए कि हमारे साथ बैठे, बातें करे, गप्पे मारे लगातार, न रहे साथ में, दूर रहे, लेकिन फ़ोन पर गप्पें चलती रहे, 4-4 घंटे की बातें करते, पता नहीं क्या बातें करते, मैं आज तक नहीं समझ पाया। पत्नी मायके चली जाती, उससे 3-3 घंटे लोग बातें करते हैं, भगवान जाने क्या बातें करते हैं। खैर, तो साथ चाहिए, बात चाहिए, प्यार चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, केयर चाहिए, अपनापन चाहिए, या कुछ नहीं चाहिए। यह भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। तो आपको अपना टारगेट पहले तो पता होना चाहिए। जब आपको अपना लक्ष्य पता होगा, मित्र से क्या चाहिए, हमें हमारे सखा से क्या चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए, हमारा मित्र हमारे साथ रहे यदा कदा, 24 घंटा तो रह नहीं सकते। वो साथ कभी कभी बातों से, कभी कभी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि मिलजुल करके बना रहे, बस इतना काफ़ी है। तो ये पता होना चाहिए। बाकी तो वो फेसबुक फ्रेंड होते हैं जिनसे मुलाकात होती नहीं, बस फेसबुक पे हाय हेलो और लाइक वाइक कमेंट चलता रहता है ना। वो मित्रता नहीं है, वो फेसबुक मित्रता है, उसको अलग चीज़ है। तो आपको पहले पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तब आप अपने
टारगेट्स यानी संबंध में क्या आप चाहते हैं उसके लिए अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं। और जब आप अपनी ओर से प्रयास करते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इसे क्या चाहिए। जैसे किसी मित्र के साथ किसी के साथ आपकी खाली मित्रता कभी कभी होती है, आस पड़ोस के लोगों में अक्सर ऐसी मित्रता होती है, गोलगप्पे वाली मित्रता हो जाती है। चलें गोलगप्पा खाने, हाँ चलो चले, हाथ पकड़े निकल गए, गोलगप्पा खाए, तुम अपने घर हम अपने घर, नमस्ते टाटा बाय बाय, जय राम जी की, खत्म मामला। फिर 2-3 दिन के बाद चलें गोलगप्पा खाने, हाँ चलो जी गोलगप्पा खाने। मामला सिर्फ गोलगप्पे का नहीं, वो किसी और चीज़ पे भी जा सकता है। कुछ महिलाओं की आपस में अड़ोस पड़ोस में मित्रता सब्जी वाली होती है, हाँ दीदी चलें सब्जी लाने, हाँ जी चलें सब्जी लाने, बस और कोई मित्रता नहीं है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। और सब्जी लाने के दौरान घर से निकलने, मार्केट जाने, वापस आने में सारी गुटरगूं हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, वो अपने अपने संबंधों का लेवल है, ठीक है। तो वो चीज़ें उस तरह से अगर ऑपरेट हो रही हैं और आपको वही उतना चाहिए तो दिक्कत नहीं है। और जब आपको जो चाहिए ये पता है और सामने वाले को समझ में आ रहा है तो चीज़ें इक्वल चलेंगी। लेकिन अब क्या नहीं करना वो समझे, माता छिन्नमस्ता का कार्ड। मित्र के लिए आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी जो आप नहीं चाहते कि आपका मित्र आपके लिए करे या आपके संबंधी आपके लिए करें, आपका पुत्र आपके लिए करे, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन, कोई भी हो। जो चीज़ आप नहीं चाहते कि एक सिचुएशन अगर ऐसी क्रिएट हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरे लिए ये काम कर दे, तो वो काम मुझे उसके लिए भी नहीं करना है, ठीक। अपना घर फूंक के नहीं तमाशा देखना है, इसको इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां इस चीज पर रिस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत है और आपको अपने संबंधों में अपनी तरफ से बस अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है। छल कपट अपनी साइड से ना रखें, दूसरे की साइड से उसे चलने दीजिए। आपकी साइड से अगर छल कपट नहीं है और दूसरे की साइड से छल कपट है, अभी भी आपका कोई संबंध अगर इस कैटेगरी में फॉल करता है तो आपको क्लियर पता होगा कि उधर से छल चल रहा है, उधर से कपट चल रहा है, मेरी साइड से क्लियर है। और अगर आपकी साइड से भी छल कपट है और उधर से भी है तो आपको यह भी पता होगा। और अगर उधर से नहीं है, खाली आपकी साइड से छल कपट है, तो यह भी आपको पता होगा। तो ये विशुद्ध का कार्ड कहता है कि इस सिचुएशन में अब आपको ये रखना है ध्यान कि अगर अपने संबंधों को और गहरा और बेहतर बनाना है तो अपनी साइड से क्लियर करना होगा। जब आप अपनी साइड से क्लियर करेंगे तो क्या होगा, जब आप अपनी साइड से क्लियर करेंगे, अगर दूसरी साइड क्लियर है तो संबंध लंबे चलेंगे, अच्छे चलेंगे, मधुर रहेंगे। और अगर दूसरी साइड से छल कपट, वैमनस्य, लालच ये भरा पड़ा है और आप अपनी साइड से क्लियर हो गए तो दूसरी साइड वाला आपके साथ रह नहीं पाएगा। असत्य सत्य के साथ नहीं रह सकता, अधर्म धर्म के साथ रह ही नहीं सकता। ये ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट में आ जाए, पॉसिबल नहीं है। धर्म अधर्म के साथ एक बार एडजस्ट कर सकता है लेकिन अधर्म नहीं एडजस्ट कर सकता। तो आप अगर धर्म, अब सिंपल सी बात है, आप विशुद्ध हो गए, आपकी शुद्धता को हम धर्म कहते हैं ताकि आप समझें आराम से। अब आप धर्म हो करके अपनी साइड से अगर एडजस्ट करने की कोशिश करें तो आप मल्टीपल प्रयास कर ले जाएंगे, तब मल्टीपल प्रयास कर ले जाएंगे अपनी साइड से। लेकिन अगर आप अधर्म की साइड से देखें तो वो आपके साथ कंपैटिबिलिटी बिठा ही नहीं सकते। इसको हम एक सिंपल सा उदाहरण के साथ समझते हैं। महाभारत में पांडवों ने बहुतेरे प्रयास किए कौरवों के साथ में सिचुएशन को सेट करने की। भगवान कृष्ण तक ने प्रयास कर लिए कि अच्छा भैया 5 गांव दे दो, इतना बड़ा राज्य मत दो, छोटा सा दे दो, 5 गांव। इतना एडजस्ट करने को कौन तैयार था? जो धर्म के साथ था। अधर्म के साथ दुर्योधन ने क्या कहा? हम सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देंगे, भाड़ में जाओ। सिंपल। तो उधर से चीजें मैनेजेबल नहीं हो सकती हैं और जब उधर से मैनेजेबल नहीं होंगी तो वो छूट जाएंगी, तो उसको छूटने भी देना है, टूटने भी देना है। हर चीज आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। और अगर आप अपनी साइड से चीज़ों को ठीक करते हैं और अपनी साइड से विशुद्धता बनाए रखते हैं तो ज़्यादातर मामलों में आपके जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें दूसरे को आपकी परवाह भी है, उनकी साइड से भी विशुद्धता आएगी और संबंध बेहतर चलेंगे।
लेकिन वो गिव एंड टेक चलता रहेगा, उसका ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ कप्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में क्वीन ऑफ कप्स की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि संबंधों को अधिक बेहतर करने के लिए आपको क्या करना होगा। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द फूल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 है द एम्प्रेस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। संबंधों को और बेहतर बनाना, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आपके कई सारे ऐसे संबंध हैं जो बेहतर कंडीशन में हैं, उनको और देखिए यहाँ पर संबंधों की बात हो रही है। जिन संबंधों में सिचुएशन पहले से ख़राब चल रही है उनकी बात नहीं हो रही है, उस पर कोई और दिन रीडिंग करूँगा कि जो संबंध खराब हो चुके हैं उनका क्या करें, ठीक है। जो चल रहे हैं, कंटिन्यूअस हैं, उनको और बेहतर करने के लिए क्या करें, इस पर आज की रीडिंग है। तो पहली चीज़ तो आप अपने संबंधों को लेकर काफ़ी भावुक दिखते हैं। आपके संबंधों में चीज़ें पॉजिटिव अच्छी दिख रही हैं, आगे भी अच्छी ही दिख रही हैं। आपको बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना है, वो ये है कि अपने संबंधों में आप अपने ऊपर पूरा भरोसा बनाए रखें, स्वयं पर। रिलेशनशिप में आपका अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट होना है। अगर आप अपने रोल, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर कॉन्सेंट्रेट हो गए अपनी साइड का मैनेज करने में, तो चीज़ें बेहतर चलेंगी। जैसे आपके पास्ट को हम देखें, आपके व्यक्तित्व में काफ़ी नकारात्मकता भी दिखती है, जिसकी वजह से पास्ट में कुछ संबंधों में कड़वाहट भी आई थी। आपके कई सारे डिसीजंस की वजह से चीज़ें खराब लेवल पर भी गई थी। कई ऐसे भी मामले हुए जहां पर आपके रिलेशन में एक ठहराव आया, आपके संबंधों में चीज़ों में ठहराव आ गया और आपको लगा कि अब इसको यहाँ से फिर सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका सोचना गलत नहीं था, उस समय ये ज़रूरत थी, इसलिए इस चीज़ को करना भी पड़ा। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति दिखती है आपकी, उसमें चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखती हैं। अब उन बातों का क्या जो आप कहेंगे कि भाई कुछ मामले ऐसे भी हैं रिलेशन में जिसमें नेगेटिव है, हम अपनी ओर से किए जा रहे, उधर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता, वो भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, एक वृहद सिनेरियो में देखें, बड़े सिनेरियो में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके ऊपर भी जा रही हैं, जहां आप उन चीज़ों को जो आप, जैसे आपने कहा ना कि आप ऐसा कर रहे हैं कि आपकी ओर से किया जा रहा है बट उधर से रिस्पॉन्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया है और मानकर चल रहे हैं। तो जब तक आप इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर चलेंगे, ये सिचुएशन ऐसे ही क्रिटिकल बनी रहेगी। संबंधों में कुछ एक ऐसे मामले, कुछ एक ऐसे रिलेशंस जिसमें 1 to 1 संबंध और बेहतर हों और अच्छे हों, जिनके बारे में भविष्य के लिए आता है कि और ज़्यादा बेहतरी की ओर ये संबंध जाएंगे और उनके बेहतर होने से आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाइफ में मिलती जाएगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा। आज के ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं कि और एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन ओरेकल डेक देते हैं आपके संबंधों के बारे में। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है श्री हनुमान। कार्ड नंबर 2 आपका है पित्त। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है धूमावती। कार्ड 4th नंबर पर आपके लिए है काफ और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है श्री राधा। तो 5 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए ओरेकल डेक से भी। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि आपके कुछ संबंध ऐसे हैं जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके चल रहे हैं, इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि उधर से चीज़ें उस लेवल पर नहीं चल रही जिस लेवल पर आप चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर वो संबंध इस तरह के हैं जहां आपको ये
अच्छा लग रहा है, सुकून दे रहा है कि ठीक है मैं मेरा रोल करूं, मेरी जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है, दूसरी ओर की मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी कि क्या उधर से रिस्पॉन्स रेट अच्छा है नहीं है, उसकी फिक्र नहीं करनी। तो आपको एक एंजाइटी की फीलिंग आएगी। कर तो ले रहे हैं, कर रहे हैं, तब एंजाइटी फील हो रही तो वही आ रहा है। एक एंजाइटी फीलिंग आएगी। इस एंजाइटी फीलिंग को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये अगर बढ़ जाती है तो नकारात्मक हो जाएंगे, जैसे पास्ट में आप काफ़ी बार नकारात्मक हो चुके हैं। इसे रोकें कैसे, पहले ये समझ लें। रोकने से पहले एक और चीज़ को आपको समझना होगा, वो ये कि आपका वर्तमान स्वभाव इन्हीं रिलेशनशिप्स में जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करते हैं, कुछ मामलों में थोड़ा ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं निर्णय है। कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न के बाद, आपके निर्णय लेने की वजह से परिस्थितियां इस तरह डेवलप हुई कि ये स्थिति आ रही है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां आप इसको चाहकर रोक नहीं सकते। अगर आप अपने स्वार्थ को साइड रख लें, सेटिस्फैक्शन को साइड रख लें, तो आपको प्रसन्नता भी हो सकती है कि आप कम से कम अपना काम तो ढंग से कर रहे हैं। तो अपने काम को ढंग से करिए, लेकिन अपने आप को एंजाइटी फुल होने से बचाइए, नकारात्मक होने से। और आसान कर देता हूँ, नकारात्मक होने से बचाइए। नकारात्मक होने से कैसे बचेंगे? श्री हनुमान जी का कार्ड। नकारात्मकता से बचने के लिए अपने हृदय में स्थित होना होगा, यानी आप जो कर रहे हैं उसके प्रति आपकी संतुष्टि सबसे आवश्यक है। अगर आप अपने दिल से संतुष्ट नहीं हैं तो जो कुछ भी पॉजिटिव आप कर भी रहे हैं वो आपको एक बोझ की तरह प्रतीत होगा, जो एंजाइटी बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, इस सिचुएशन को स्वीकार करते हैं, तो एंजाइटी बननी बंद। लेकिन जब एंजाइटी बननी बंद हो जाएगी तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर की छोटी मोटी जो नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाएगी, वो रहेगी। उस नकारात्मकता से भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, मेरे अंदर नकारात्मकता है तो ठीक है, बट उस नकारात्मकता को मुझे यूज़ नहीं करना, ये मेरा डिसीजन है। ऐसा सोचिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा सोचती हैं तो देखिए, नकारात्मकता तो सभी में होती है। आप खुद को ही देखें, किसी भी मामले पर आप कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, आपके अंदर एक नकारात्मक थॉट प्रोसेस कर रहा होता है उसी मामले पर। जैसे कई बार ये संस्मरणों में आया है, कई कहानियों में आया है कि जो बहुत धार्मिक व्यक्ति होते हैं उन्हें कई बार अंदर से घबराहट आती है कि पता नहीं यार भगवान है भी कि नहीं है, मर के गए और उधर कोई नहीं हुआ तो। और कई बार बड़े नास्तिक होते हैं, बड़े घोर नास्तिक होते हैं, भयंकर वाले, उनको भी घबराहट होती है कि यार अब धीरे धीरे उम्र हो रही, मर जाएंगे, पूरा जीवन नास्तिक रहे, ईश्वर को माना नहीं, और मरने के बाद अगर वो मिल गए और उन्होंने कहा हाँ जी तुम तो हम पे भरोसा ही नहीं करते थे, अब बताओ तुम्हारा क्या करें, फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा। ऐसे ही एक कहीं पर मैंने पढ़ा था, एक मज़ेदार कहानी थी। कोई नास्तिक थे, पूरे जीवन भर नास्तिक रहे, नास्तिकता का प्रचार किया, प्रसार किया, बहुतों को समझाया कोई ईश्वर नहीं। और जब उनकी मृत्युशैया आई, डॉक्टर्स ने उनको बताया, उनके मित्र डॉक्टर भी थे, उन्होंने बताया कि यार ज़्यादा टाइम नहीं तुम्हारे पास। तो फिर वे राम राम जपने लगे और पूरा घर हैरान, सारे मित्र रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब हैरान, कह रहे ये राम राम कैसे जप रहे हैं। उन्होंने बेटे को बुलाया, बोले किसी पंडित जी को बुला लो, बोलो गीता पाठ करें यहाँ आकर के, मुझे गीता सुननी है। तो मित्र डॉक्टर था, वो सकुचाया, परेशान हुआ। उसने कहा भाई कर क्या रहे हो, तुम पूरी ज़िंदगी नास्तिक रहे, अभी तुम राम राम कर रहे हो और गीता पाठ करवाने जा रहे हो, मामला क्या है। उन्होंने कहा तुम समझ नहीं रहे, उधर कोई नहीं है, तो हम पूरी ज़िंदगी नास्तिक थे। तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो। उसने कहा कोई नहीं है तो हमें कोई डर ही नहीं है, लेकिन अगर कोई हुआ और हमने ये सब नहीं किया तब क्या होगा, ये सोच करके डर रहे हैं। तो कुछ कर लें 2-4 दिन ताकि कुछ इसका लाभ मिल जाए। तो अपने आप को मैनेज करना। अब यहाँ पर मैनेज करने में क्या है, कई बार आपको स्वयं को इस तरह भी मैनेज करना होता है जहाँ आपके अपने स्वार्थ होते हैं। संबंधों में स्वार्थ आवश्यक है।
जो लोग कहते हैं कि संबंधों में स्वार्थ आवश्यक नहीं है, कभी करके देख लीजिएगा, बिना स्वार्थ के कोई संबंध चला करके संबंध नहीं चलेगा। थोड़ा दिन भले चल जाए लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दो लोग प्यार करें, आपस में शादी कर लें और बहुत गहरा प्यार हो, दोनों में से कोई भी कमाए ना, पैसा लेकर ना, कोई भी पार्टी ना पति कमाए ना पत्नी कमाए, बताइए संबंध कैसे चलेगा? भूखे भजन न होई गोपाला। हम तो भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु, भूखे पेट आपका भजन नहीं होता, रोटी दीजिए इसमें डालने के लिए। तो प्रेम संबंध क्या खाक चलेगा? सब टूट फूट जाएगा। एंजाइटी से बचिए, और एंजाइटी से आप अगर बच जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, अब उसको भी समझने से पहले एक और चीज़ समझिए। जब हम एंजाइटी से बच जाते हैं, आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, ठीक कर लिया, लेकिन स्वयं को जिस प्रकार से मैनेज करेंगे इसका एक अहंकार बन जाएगा। ये अहंकार फिर आपको परेशानी में डाल देगा। जहां आप अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा भी कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं और इस चीज़ का अहंकार भी ले रहे हैं, तो ये अहंकार अब आपके संबंधों को ख़राब करेगा। अगर आप ध्यान दें तो रीडिंग में जिस तरह की डिटेल्स आ रही है, ये आपको गाइड कर रही है, आपको क्या करना है, दूसरे को नहीं। क्योंकि आप दूसरे को कैसे कंट्रोल करिएगा, आप खुद को कंट्रोल करिएगा तो चीज़ें बदलेंगी। तो कुल मिलाकर के अब आपको स्वयं को उस प्रकार से ढालना है जहां आपके अंदर घमंड ना आए। और इस घमंड से बचेंगे कैसे? तो यहाँ श्री राधा का कार्ड जो कहती हैं कि इस पूरे मामले में याद रखो कि प्यार तो सिर्फ देने का नाम है, और मिला क्या? वो जो तुमने महसूस किया उस प्यार को दे देने में। अगर किसी छोटे बच्चे के साथ हम हैं, कोई छोटा बच्चा हमारे परिवार का बैठा है और मिठाई खा रहे हैं, और बच्चे ने मिठाई खा ली और आपकी ओर ध्यान से देखा या प्रेम पूर्वक मांगा, तो आप अपनी थाली की मिठाई उसको दे देते हैं। और जब बच्चा खा ले तो सोचकर देखिए कितनी संतुष्टि मिलती है। ये वाली फीलिंग अक्सर मम्मियों को होती है। मुझे मिठाई नहीं पसंद है, आखिरी बची पीस मिठाई पर मम्मी हमेशा यही कहती हैं, ताकि बच्चा खा ले, बच्ची खा ले, हमेशा मम्मी यही कहती हैं। अभी मुझे और नए कपड़े नहीं चाहिए, तुम लोग देख लो, अभी मेरा काम चल रहा है, मेरी अलमारी में जगह भी नहीं है। ये अक्सर पिताजी कहते हैं, है ना। अभी मेरा शूज़ ठीक है वो वाला, अभी ये रेगुलर वाला चल रहा है और आने जाने वाला भी रखा, अभी और जूता रखने की जगह नहीं, तुम अपना देख लो बेटा, बेटी तुम अपना देख लो। पिताजी अक्सर ये कहते हैं। ये जो प्यार है ये देने वाला प्यार है, और इसकी संतुष्टि की भावना आप समझ नहीं सकते। इसलिए आपको अपने आप को उस तरह से ढालना होगा। जब आप उस तरह से स्वयं को ढालेंगे तो आप अपने संबंधों में स्वयं में बेहतर हो जाएंगे। आपको स्वयं को बेहतर करना है, क्योंकि आपकी एंजाइटी, आपकी डिस्टर्बेंस, आपके मन में नफ़रत का भाव का आ जाना, आपके मन में भटकाव, अलगाव की फीलिंग्स का आ जाना आपके संबंधों को ख़राब करता है। पूरी तरह ना करे तो आपकी तरफ से ख़राब करता है, विजुअल में ना करे तो आपके दिमाग में ख़राब करता है। इसे रोकिए, इसे संभालिए और यही करिए, और अपने प्यार में दे करके अपने आप को स्वतंत्र और प्रसन्न रखने की कोशिश करें। प्रसन्न तो समझ गए, स्वतंत्र क्या है? उस अहंकार से स्वतंत्र रहें, अहंकार से। ठीक है। धर्म ग्रंथों में एक जगह पर आया है कि गुरुदेव बृहस्पति ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें अहंकार को छोड़ देना होगा। उसने कहा ठीक है पिताजी, अहंकार को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा अब अहंकार को छोड़ दिया है, इस अहंकार को भी छोड़ना होगा कि मैंने अहंकार को छोड़ दिया। यह सबसे मुश्किल है। कोई कहे कि फला चीज को छोड़ दीजिए, ठीक, छोड़ दिया, इस छोड़ने के अहंकार को भी छोड़ दीजिए। जैसे मौन व्रत, मौन व्रत क्या होता है? लोगों को लगता है मौन व्रत का मतलब हम एक दिन नहीं बोलेंगे और इशारे में सबको समझाएंगे कि क्या करना क्या नहीं। तो मौन कहाँ हुए? इशारे तो बोल रहे हैं ना। बोलना, बात करना, कम्युनिकेशन करना, चाहे हम इशारे से करें चाहे बोल कर करें, कम्युनिकेशन तो हुआ। मौन का अर्थ मौन हुआ, चुप तो चुप, अब इशारा भी नहीं होगा, वो सही मौन व्रत है।
बाकी सब तो मोह माया फालतू की चीज़ें। आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है पाइल नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नाइट ऑफ कप्स को चूज़ किया था। मेरे बगल में नाइट ऑफ कप्स की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि अपने संबंधों को और अधिक बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स या क्वाइंस और अंतिम कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। संबंधों में चीज़ें बेहतर चल रही हों तो बड़ा आनंद आता है और जब कोई धोखा दे तो बहुत जोर की गुस्सा लगती है, मन करता है मारें उसको, है ना। और धोखा मल्टीपल बार मल्टीपल लोगों से मिल जाए तो और बुरा लगता है। उससे ज़्यादा बुरा तब भी लगता है जब आप किसी प्रकार की कोई शैतानी योजना बना रहे हों और अचानक आपको पता चले कि यार आपसे ज़्यादा शैतान लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, तो और बुरा लगता है। संबंधों में वर्तमान में आपके क्या चल रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा चल रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो आप कई सारे मामलों को डिफ़िकल्टी से मैनेज किए हुए हैं, और दूसरी तरह से देखा जाए तो चीज़ें ठीक चल रही हैं। न सिर्फ आप मैनेज किए हुए हैं बल्कि आपके संबंधी ने भी चीज़ों को मैनेज करके रखा है, वरना काफ़ी कुछ गड़बड़ हो जाती। तो वर्तमान की जो स्थिति दिख रही है और पास्ट की जो सिचुएशंस दिख रही हैं, बेसिस ऑन दैट अभी वर्तमान में आप असहज, थोड़ा असंतुलित और फ्यूचर को लेके कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। पहले उसकी बात करते हैं कि धोखे क्यों मिल रहे हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पीठ में खंजर भोंक देना, है ना, कहते हैं ना पीठ पीछे वार करना। तो ये क्यों मिल रहा है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपके उन रिलेटिव्स की तरफ से हो रहा है जो जिनके बिहेवियर आपको हर्ट करते हैं, और उन रिलेटिव्स के द्वारा ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसको करने में उन्हें आनंद आता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, आपको धोखा देने में उनको आनंद की प्राप्ति होती है। इसे ये भी कह सकते हैं कि अपने आनंद की प्राप्ति में वे इतने विभोर हैं, इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि यार आपका नुकसान भी हो रहा है, आपको धोखा भी मिल रहा है, आपका दिल भी टूट रहा है। उन्हें तो बस मतलब इस बात से है कि आपने बहुत समय पहले क्या नकारात्मकता कर दी थी, यानी आपकी किसी एक बात को पकड़ कर रखना, उस बात को जब समय मिले, जब मौका मिले आपके विरुद्ध यूज कर लेना। आपके लिए है कि अच्छा, आपके लिए क्या, आप इस समय जिस तरह की सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो आप दो छोरों को, दो छोर यानी दो पोल्स को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। यू आर मैनेजिंग 2 डिफरेंट पोल्स राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप्स। अब सिचुएशन आगे के लिए दिखाता है कि बेहतर है, अच्छी है, लेकिन मानसिक संताप कम नहीं हो रहा, दिमाग की डिस्टर्बेंस ख़त्म नहीं हो रही। इस दिमाग की डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि लेट गो कर देना है। लेट गो मतलब ठीक है यार, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम इसमें बदलाव नहीं कर पा रहे तो एक्सपेक्ट करना और होप करना सब बंद कर दीजिए। ठीक, एक्सपेक्ट मत करिए कि दूसरा बदलेगा, होप करनी बंद कर दीजिए कि शायद प्रभु की कृपा से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शायद वाले मामले में ना पड़िए। आज के ओरेकल डेक लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है भक्ति। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो है ये है कर्म। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए तंत्र। कार्ड नंबर 4 आपके लिए नियम्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है रजस। स्वयं को अगर प्रायोरिटी ना दें तो फिर आप अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी पूर्ण बना सकते हैं, अगर हम स्वयं को प्रायोरिटी ना दें।
या इसको इस तरह से समझें कि अगर हम स्वयं की चिंता ना करें तो हमारे जीवन के जो दुख हैं वे आगे बढ़कर हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देंगे, वो भी नकारात्मक। तो स्वयं की चिंता करनी आपको ज़रूरी है, ये पहला है। अपने रिलेशनशिप में तंत्र का कार्ड कहता है फर्स्ट री इनबिल्ड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। सबसे पहले पुनर्व्यवस्थित करो अपने स्वयं के साथ के संबंध को, क्योंकि स्वयं के साथ के संबंध में जो भटकाव आया है उसने आपको आपके केंद्र से हटा दिया है, आपके सेंटर से साइड कर दिया है। इस वजह से संबंधों में एक सूनापन, एक खालीपन की फीलिंग आती है, और वो सूनापन और खालीपन आपके जीवन को इस तरह से वाइब्रेट करता है जिसकी नकारात्मकता दूसरे लोगों के द्वारा आपको दिए गए धोखे के रूप में परिलक्षित होती है। तो स्वयं को स्वयं के प्रति थोड़ा आसक्त करना होगा, अपने आप को अपने साथ एक रिलेशनशिप में बांध लेना होगा। कई बार हम स्वयं को भी बहुत इग्नोर करते हैं। अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप ये कर ले जाते हैं, तो इसका जो पहला प्रभाव आपको मिलेगा वो होगा मन शांत हो जाएगा, मन में अशांति नहीं रहेगी, अशांति का अभाव हो जाएगा। और न सिर्फ मन आपका शांत होगा बल्कि आप अपने अंदर में स्वयं में ब्लेस्ड फील करेंगे और सेल्फ एनलाइटेड भी फील करेंगे। लेकिन आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है जिससे आपके संबंध सुधरेंगे? उसमें ध्यान ये रखना है कि आपके ज़्यादा सॉफ्ट नेचर या सॉफ्ट हार्टेड होने का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर कठोर, ज़रूरत पड़ने पर लचीला, ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेट फॉरवर्ड और ज़रूरत पड़ने पर चुप रहने वाला भी आपको बनना होगा या वाली बनना होगा। यहाँ इस बात को समझना होगा कि आप अपने मन को उस तरीके से मोड़ना शुरू करें जो वर्तमान में समय की मांग है, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और पुरानी बातों को इग्नोर करने के साथ साथ इस चीज़ को जानते रहें कि आपके संबंधों में आपको एक नकारात्मक सिचुएशन मिल जाती है, यानी कि एक धोखा कहें या नेगेटिविटी कहें, वो आपको मिलती है। उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना होगा। जब आपका स्वयं पर भरोसा हो जाए तब आप स्वयं को स्वयं के प्रति समर्पण की भावना में ले आइए। स्वयं को स्वयं के प्रति समर्पित करने का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक रिलेशन में अगर दूसरा पार्टनर हमारे साथ नहीं है तो भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, अब हमने स्वयं को साधना सीख लिया है। तो इस वाली सिचुएशन में अगर आप आते हैं तो इस इधर तक आने में आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस अपने ऊपर काम करते हैं तो ये कर ले जाएंगे। और एक बार ये हो गया तो चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अपने आप को इधर सधाया तो खूंटे में बांध के रखना पड़ेगा, नहीं, वो नहीं होगा, वो ऑटोमेट हो जाएगा। आपके इसको ऑटोमेट क्यों होगा? क्योंकि आपके चक्षु खुल जाएंगे, आपकी दृष्टि एक अलग दृष्टिकोण में आ जाएगी और आप सिचुएशन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखना शुरू करेंगे तो सिचुएशन उस तरह से ड्रिवन होती चली जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी आती चली जाएगी। आप अपने संबंधों में कभी कभी कठोर रुख अपना सकते हैं, लेकिन खास करके उन्हीं मामलों में जहां आपको पता है कि अब कुछ बचा नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि वे संबंध जो बिल्कुल छितरा गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं और आपको पता है कि उनको बचाने में अब कोई रस भी नहीं रह गया है, कोई आनंद भी नहीं रह गया, तो उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल आप स्वयं को जितना मैनेज करेंगे, आपके अंदर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतने रिफ्लेक्ट करेंगी, उतनी पॉजिटिव तरह से वाइब्रेशन होंगी और उसका प्रभाव होगा कि आपके संबंधों में आगे चलकर या नए संबंधों में आगे चलकर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।